अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरी आवाज़ सही सुनाई दे रही होगी। अच्छा, ऐसा है कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कंपैरिजन विद इंडस्ट्री एवरेजेस और उसमें हमने इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। आज की जो रिकॉर्डिंग है, ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसमें मैंने आपको बताना है कि कंपैरिजन विद इंडस्ट्री एवरेजेस जब आपको बैलेंस शीट दी गई हो तो आपने कैसे करना है। तो उससे पहले थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। हमने जस्ट अ सेकेंड, टॉपिक्स जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक इस सब्जेक्ट में वो कॉमन साइज एनालिसिस है। कॉमन साइज एनालिसिस में बैलेंस शीट है और इनकम स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं इसका कॉमन साइज एनालिसिस। इसके अलावा इंटरफर्म एनालिसिस भी हमने पढ़ा है और उसमें हमने बैलेंस शीट का भी इंटरफर्म एनालिसिस किया है और इनकम स्टेटमेंट का भी, और ये आप मुझे असाइनमेंट भी सबमिट कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट जो मैंने आपको दिया था। उसके बाद वो होल्ड पे है अभी तक। उसके बाद कंपैरिजन विद इंडस्ट्री एवरेजेस में जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियो में इनकम स्टेटमेंट की थी और अभी हम बैलेंस शीट करेंगे आज। इसके अलावा इसमें एक और टॉपिक भी है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स। ये एक तरह से आप कर चुके हैं क्योंकि जो प्रोजेक्ट में आपने 5 साल का डेटा कलेक्ट किया था, उस 5 साल के डेटा में जो डिफरेंट ईयर्स का कंपैरिजन कॉमन साइज में बेसिकली किया था वो यही था। इसके अलावा एक टॉपिक इसमें और रह जाएगा कॉमन साइज एनालिसिस में, जो कि वर्टिकल कॉमन साइज एनालिसिस, स्पेसिफिकली इंटरफॉर्म कंपैरिजन एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरफॉर्म कंपैरिजन एट इंटरनेशनल लेवल के लिए मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी। उसमें कुछ भी नहीं है, बेसिकली डिफरेंट करेंसीज है और कैसे उसमें आपने कंपेयर करना है उसको, वो मैं आपके लिए एक डॉक्यूमेंट छोड़ूंगी। आपने उसको स्टडी करना है और उसको फिर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये दैट विल बी योर होमवर्क। अभी में हम लोगों ने कंपैरिजन विद इंडस्ट्री एवरेजेस और उसमें बैलेंस शीट को कैसे हमने एनालाइज करना है वो हम देखेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा ट्रेंड एनालिसिस होगा, वो हमने करना है, वो बात की बात है। पहले हम अभी बैलेंस शीट का एनालिसिस देख लेते हैं। इसके लिए हम स्विच करते हैं टूवर्ड्स एक एक्सेल फाइल। उसमें मैं आपको डेटा दिखाती हूँ। ये बैलेंस शीट है सिंपली, या ये बैलेंस शीट और इसके साथ आपको इंडस्ट्री एवरेज दी गई होगी। इंडस्ट्री एवरेज इज अ बेंचमार्क जिसके साथ आपने अपनी कंपनी का डेटा कंपेयर करना होगा। ये कोई भी एबीसी कंपनी हो सकती है। उसकी बैलेंस शीट के फिगर्स आपको दिए गए हैं, आपने उसको कॉमन साइज की तरह पहले तो उसका कॉमन साइज एनालिसिस कर लेना है। कॉमन साइज एनालिसिस में हमें पता है कि हमें जो टोटल एसेट्स होते हैं, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट, और इसके अलावा टोटल लाइबिलिटीज जिसमें आपकी ओनर्स इक्विटी भी शामिल होती है, वो उसको आपने 100% लेना होता है। उसकी बेसिस पे आपने हर कंपोनेंट की परसेंटेज निकालनी होती है। ये आप पहले भी कर चुके हैं कई दफा, और ये दोबारा इस इंडस्ट्री एवरेज के साथ जब कंपेयर करते हैं तो भी आपने अपनी कंपनी का, उसमें तो आपको एवरेजेस ऑलरेडी परसेंटेज फॉर्म में दी नहीं है, कॉमन साइज आपने अपनी कंपनी का उसके कंपैरेटिवली निकालना है। अब ये आप निकाल लेंगे कॉमन साइज एनालिसिस, तो फिर हम इसका एनालिसिस कैसे करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने ये बात की थी कि दो कंपोनेंट्स, तीन बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट तो 50% आपका ये कैलकुलेशन है, फिर 50% में से आपका एक एक पार्ट है आपका एनालिसिस का, इंटरप्रिटेशन का, जो आप फिगर्स को देके करते हैं। फिर एक पार्ट है आपका जो कि आप इनसाइट देते हैं, जो कि आप अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, दैट इज आल्सो अनदर पार्ट ऑफ इट। तो सबसे पहले हम इसका एनालिसिस देखते हैं कि एनालिसिस कैसे होगा। जब भी आपने एनालिसिस स्टार्ट करना है तो एक सबसे पहले तो एसेट साइड का हम पहले एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। उसमें ये हमें पता है कि टोटल एसेट्स हमारे पास कितने हैं, वो तो हमें 100% पे दिया हुआ है। अब टोटल एसेट्स में हमने जो ब्रेकअप है इसका वो देखना है। करंट ऐसे हो सकता है कि इंडस्ट्री एवरेजेस में जो कंपोनेंट्स हैं वो दे में डिफर हो सकता है कि कोई इसमें हो या कोई कंपोनेंट इसमें ना हो। तो हमने एब्सोल्यूट जो करंट एसेट टोटल हैं या टोटल फिक्स्ड एसेट होंगे वो हमने उसको देख के लेना है। अब अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने टोटल फिक्स्ड एसेट कैलकुलेट नहीं किए हुए, वो भी किए जा सकते हैं। तो अगर हम उसको कर लें, एक मिनट जस्ट सेकेंड, इसको हम करने की कोशिश करते हैं। इसको अगर मैं करूं, ये दो है लैंड एंड प्लांट एंड नॉन अदर करंट एसेट, दीज आर योर, जस्ट अ सेकेंड, इसकी हम परसेंटेज निकाल लेते हैं ताकि हमें पता हो कि ये कितने हैं। और सेम इज द केस इज हियर, यहाँ पर भी हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर भी हम इसको ये बेसिकली हमारे टोटल, ये फिक्स्ड एसेट्स है हमारे, ठीक है, ये फिक्स्ड एसेट्स है और ये हमारे टोटल एसेट्स है। तो जो हमारा एनालिसिस होगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सबसे पहले तो हम टोटल एसेट्स की फिगर को देखेंगे। अब देखो, अगर टोटल एसेट की फिगर को देखा जाए, हमने कंपैरिजन तो परसेंटेजेस का करना है ना। तो अगर देखें हम, अगर इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें, सबसे पहले करंट एसेट को देखें। तो करंट एसेट आप देखें 53% है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें
और इसके अगर आप अपनी कंपनी के देखें तो दैट आर 43.1%। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री ने 53% ऑफ द टोटल एसेट इन्वेस्ट किया। 100% में से 53% करंट एसेट में इंडस्ट्री ने इन्वेस्ट किया और 43.1% जो है वो आपका की कंपनी ने इन्वेस्ट किया। इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी ने कम इन्वेस्ट किया है करंट एसेट्स में और बाकी जो प्रोपोर्शन बच रहा है वो आपका फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट किया गया है। 47% देखा जाए तो इंडस्ट्री ने आपका फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट किया है, 56.9% आपकी कंपनी ने, यानी कि आपकी कंपनी ने करंट एसेट्स में कम इन्वेस्ट किया है और आपकी कंपनी ने फिक्स्ड एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्ट किया है। पहली बात तो ये सिंपल इंटरप्रिटेशन है, ये तो हमें देख ही पता चल गया करंट एसेट्स में कम है और फिक्स्ड एसेट्स में ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री एवरेज। इसका मतलब ये है कि अगर करंट एसेट देखो, बेसिकली तो करंट एसेट वो होते हैं ना जो इजीली, जिनकी लिक्विडिटी ज्यादा होती है, मतलब जिसको जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं। फिक्स एसेट्स को कन्वर्ट करना इज समवट डिफिकल्ट, थोड़ा सा इनमें टाइम लगता है बिकॉज लैंड प्लांट एंड इक्विपमेंट पहले उसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसकी करंट एसेट कंपनी के कम है और फिक्स एसेट ज्यादा है तो इसका मतलब है इसके पास शॉर्टेज ऑफ फंड होगी, बिकॉज ये लिक्विडिटी कम लिक्विडिटी को शो करता है। इसका मतलब ये है कि उसको अगर उसके पास कैश कम है और उसने मटेरियल परचेज करना है तो उसको ज्यादा पैसों पे, ज्यादा कॉस्ट पे मटेरियल परचेज करना पड़ा होगा। मे बी वन ऑफ द रीजंस इसकी वजह से हो सकता है कॉस्ट तो ज्यादा हो, बिकॉज आपके पास पैसे कम है, आपको मटेरियल चाहिए, तो आपने कैसे, जब आप मे बी क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो आपको ज्यादा उसके पैसे पे करने पड़ेंगे। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा हम अब अगर आपने ये देखना है कि आपने ज्यादा पैसे दे के मटेरियल परचेज किया है, आपकी इन्वेंट्री बढ़ी है या नहीं बढ़ी, तो आप उसको इससे भी देख सकते हैं कि आपके पास अगर शॉर्टेज ऑफ फंड है तो आपकी इन्वेंट्री की क्या सिचुएशन है, बिकॉज बेसिकली तो आपको पैसे इन्वेंट्री परचेज करने के लिए चाहिए होते हैं ना। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ये देखें कि मतलब इन्वेंट्री को देखें 16.6% है, इसका मतलब है पैसे कम है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, उसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री भी कम है। तो इन दोनों की वजह बेसिकली ये हो सकती है क्योंकि आपने ज्यादा इन्वेस्ट फिक्स एसेट में किया हुआ है। अच्छा, जब फिक्स एसेट में किया हुआ है तो इसमें फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करने की वजह से कुछ लेवल पे हमने देखा था इनकम स्टेटमेंट में भी, जब अपने लास्ट वीडियो अगर आप देखे जाके दोबारा से, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उससे कुछ कम थे, लेकिन स्टिल चूंकि शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल्स में करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज देखें तो आपका बेसिकली आता है वर्किंग कैपिटल। तो आपकी लिक्विडिटी कम होने की वजह से, शॉर्टेज ऑफ फंड होने की वजह से आप अपने जो एसेट्स हैं उसको फुली यूटिलाइज भी नहीं कर पाते। तो ये दीज आर द मेजर फाइंडिंग्स जो आपको एसेट्स के एनालिसिस पे मिलती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम करंट लाइबिलिटी, ये जो लाइबिलिटीज वाला सेक्शन है। लाइबिलिटीज वाले सेक्शन पे भी आप देखो कंपोनेंट वाइज में भी ना कर सकें, हो सकता है इंडस्ट्री एवरेज में जब आपको दी जाए तो कुछ कंपोनेंट्स आपकी कंपनी में हो मौजूद और इंडस्ट्री में ना हो, इंडस्ट्री में हो और कंपनी में ना हो, कुछ इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये जो ये वाले पोर्शन है ना, टोटल लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी और टोटल लाइबिलिटीज ये और करंट लाइबिलिटीज, ये तो आपको मिलेंगे ही। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये चीज आपकी उसमें ना मिले, मतलब ये चीजें तो बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी बैलेंस शीट का जिसमें मौजूद होती ही है। अच्छा, अब अगर हम देखें, सबसे पहले हम करंट लाइबिलिटीज को देखते हैं। करंट लाइबिलिटीज जो है दे आर 13.9% और 10% आपकी इंडस्ट्री एवरेज है। इसका मतलब ये है कि जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो ज्यादा है कंपनी की। और इसके अलावा अच्छा, उसके बाद टोटल लाइबिलिटीज, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं उस पे आ जाओ। ये जो मतलब एक तो करंट है ना, एक फिक्स, मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो है आपकी 25% है, वो कम है 36। इसका मतलब ये है कि जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है कंपनी, इससे हमें ये अंदाजा होता है कि कंपनी जो है वो शॉर्ट टर्म फंडिंग पे ज्यादा ध्यान दे रही है और लॉन्ग टर्म पे उसका ध्यान कम है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पे ज्यादा ध्यान है, लॉन्ग टर्म पे कम है क्योंकि उसकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कम है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री एवरेज। उसके बाद आ जाए ओनर्स इक्विटी पे। ओनर्स इक्विटी को देखें तो 74% ओनर्स इक्विटी आपकी कंपनी की है, 64% इंडस्ट्री एवरेज है। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी के मालिकान हैं वो ज्यादा पैसे खुद इन्वेस्ट करें इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कि उन्हें लोन दिया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो ज्यादा, उसमें इक्विटी का पार्ट ज्यादा है। कंपनी इज नॉट लीवर्ड दैट मच, कंपनी का ध्यान लीवरेज की तरफ ज्यादा नहीं है, इक्विटी ओन्ड है ज्यादातर। तो ये भी चीज देखी जा सकती है। अच्छा, इसमें ये एक चीज ये हो सकती है क्योंकि इसकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, मतलब करंट लाइबिलिटीज ज्यादा है बिकॉज ऑफ द शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो इसका मतलब ये है कि इसने डेट तो नहीं लिया हुआ, क्योंकि अगर डेट लिया होता तो वो आपको इक्विटी के पार्ट में भी दिखता और वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में भी आपको उसका इफेक्ट नजर आता। लेकिन चूंकि करंट लाइबिलिटीज है और करंट लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती है, मे बी वो आप सप्लायर से ट्रेड, इसका मतलब ये है कि आप सप्लायर से पैसे पकड़ रहे हैं, क्रेडिट पे चीजें ले रहे हैं मे बी,
अकाउंट पेबल उसकी 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 एक वजह, अगर आपकी करंट लायबिलिटी ज्यादा है और आपने ये इसका एक इम्पैक्ट आपके अकाउंट पेबल्स पे भी आता है। वो देखिए आपके अकाउंट पेबल्स भी एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री एवरेज ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने क्रेडिटर से, जो सप्लायर्स हैं, उनसे ज्यादा शॉर्ट टर्म पैसे पकड़ रहे हैं, या मे बी आप क्रेडिट पे चीजें ले रहे हैं, उसकी वजह से आपके अकाउंट पेबल्स बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से आपकी करंट लायबिलिटीज भी बढ़ रही है। ठीक है, दो इफेक्ट्स होते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि ये भी हो सकता है कि जो कि आप क्रेडिट पे चीजें परचेज कर रहे हैं, अपनी इन्वेंट्री क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से भी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गई हो। तो ये मे बी दीज आर द रीजन जिसमें हम कह सकते हैं कि ये हमारी इंटरप्रिटेशन है फ्रॉम द फिगर्स जिनको हमने देखे, जो कुछ आइटम्स को हमने इंटरप्रेट किया। तो ये सारी सिचुएशन को जब आप पेपर पे लेके आएंगे और आप लिखेंगे, तो इसमें जो आप सजेस्ट कर सकते हैं कंपनी को, वो ये चीज हो सकती है कि उसे चाहिए कि अपनी शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग्स हैं उसको रिड्यूस करे। उसको चाहिए कि वो अपने फिक्स्ड एसेट में जो उसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है उसको उसको कम करना चाहिए था। उसको करंट जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है उस पर कम ध्यान देना चाहिए था, ताकि उसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो सोल्ड है वो मिनिमाइज होती। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होती तो उसकी वजह से उसकी अल्टीमेटली उसका ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ता और उसकी आप कहते हैं कि अल्टीमेटली नेट इनकम भी बढ़ जाती। तो दिस इज ओवरऑल एक तरह से एनालिसिस है जो आप करते हैं। एक तरह से अब सारी सिचुएशन को आपने देखा, इनकम स्टेटमेंट को भी देखा, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर लिंक्ड। उसमें आपके एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज आते हैं, इसमें आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज आती हैं। तो दोनों को देखते हुए आपने फिर सजेस्ट उसको किया कि इसको चाहिए था कि ये फिक्स एसेट में कम इन्वेस्ट करता, इसको चाहिए कि ये इसने सारी इक्विटी अपनी इधर इन्वेस्ट कर दी है और फिक्स एसेट दूसरी तरफ परचेज ज्यादा कर ली है। इसको चाहिए था कि इस एक कैपिटल स्ट्रक्चर का एक इक्वल प्रोपोर्शन रखता और दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे कम ध्यान देता, फिक्स एसेट्स को कम परचेज किया जाता। अल्टीमेटली इसका इफेक्ट ये होता कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कम होती। जब आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होती तो अल्टीमेटली आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ता। आप इंडस्ट्री एवरेज के अकॉर्डिंगली, मतलब उससे भी आप थोड़ा सा लाइजन कर पाते और इसके अलावा आपकी नेट इनकम भी बढ़ जाती। तो दिस इज द पार्ट जिस तरह आप इसका एनालिसिस करते हैं और सारी चीजें होती हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा, एक तो मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी, वो बेसिकली है कॉमन साइज एनालिसिस ही, लेकिन थोड़ा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है कि आप उसमें डिफरेंट करेंसीज के साथ कैसे कंपनीज को एनालिसिस करते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स को देके। मतलब एक ही इंडस्ट्री है, मतलब एक ही कंपनी, एक ही तरह की कंपनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में कोई एक कॉस्मेटिक कंपनी है और वही बाहर के मुल्क में कोई कॉस्मेटिक कंपनी है और वही चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन उसका कंपैरिजन जब आप करेंगे तो उसकी इनकम अलग करेंसी में है, आपकी इनकम अलग करेंसी में है, तो फिर कैसे एनालिसिस होगा। तो ये इस तरह का एक टॉपिक है, उसको मैं आपसे शेयर करूंगी, उसको आप देखेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो कॉमन साइज वर्टिकल एनालिसिस है वो खत्म होता है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, कॉमन साइज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। उसको, उसके बहुत सारे डिफरेंट नाम है। लेट्स स्विच टू द अदर टॉपिक। हम स्विच करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये है हमारा बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस में बोलते हैं। उसका दूसरा नाम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी है, कॉमन साइज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, डायरेक्शन ओरिएंटेड एनालिसिस, ईयर टू ईयर एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि आपको काफी सारे नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए होते हैं और आपको किसी एक ईयर को बेस बनाना होता है और फिर आप सब ईयर्स को उसके ऊपर डिवाइड करते जाते हैं। तो इस तरह से आप ट्रेंड एनालिसिस आपको पता चलता है कि एक नंबर ऑफ ईयर्स कंपनी का क्या ट्रेंड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, स्टैटिक है, रेटिक है, क्या इसका सिनेरियो है। तो ये हम करेंगे। इसमें बेसिकली इसका एनालिसिस प्रोसीजर जैसे मैंने भी बताया कि एक ईयर जो है वो बेस ईयर ले लेते हैं और फिर आप जो भी उसकी फिगर्स हैं उसको आप डिवाइड करते जाते हैं और परसेंटेज की फॉर्म में ले आते हैं। जब सारे ईयर्स की वैल्यूज आपकी परसेंटेज फॉर्म में आ जाती हैं, फिर आप उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं इस मेथड की। फॉर एग्जांपल, जैसे आप उसका ट्रेंड तो देख लेते हैं, लेकिन उसकी जो अंडरलाइन कॉजेज हैं, जो उसके मसाइल हैं, वो आपको डिक करने ही पड़ते हैं अल्टीमेटली। और दूसरी चीज ये कि अगर आपने जिस ईयर को बेस बनाया है वो अगर नॉर्मल नहीं है, उस ईयर में मे बी जैसे अभी एक कोरोना वाला सिचुएशन हुई भी है, इस किस्म का कोई सिनेरियो है कि जो उसके प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा डिक्लाइनिंग है, या एक एबनॉर्मल प्रॉफिट्स वो ले रही है और बाकी सारे ईयर्स में नहीं ले रही, तो ये थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं होता एनालिसिस। तो ये हम करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो शेयर करूंगी, उसमें मैं आपके साथ ट्रेंड एनालिसिस शेयर करूंगी और फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।